हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है उसका पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? हमने कल देखा था जनन के मूलभूत लक्षण तक के देखा हुआ था, तो आज पढ़ा हुआ था। अब आज हम उसके आगे देखेंगे। कल भी मैंने बता दिया था कि जनन के 2 प्रकार होते हैं, एक लैंगिक एक अलैंगिक। तो हमने अलैंगिक के बारे में 1-2 पॉइंट सिर्फ मैंने बताया था। अब उसके बारे में, अलैंगिक के बारे में हम पूरा जानेंगे। जो ये मैंने विभाजन बताया था जनन का, लैंगिक और अलैंगिक, ये किसके आधार पर है? ये पेरेंट्स के आधार पर है, यानी कि माता पिता के आधार पर, कि एक जनक होगा कि 2 जनक होगा, उसके आधार पर ये कहा गया है कि जनन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक एक अलैंगिक। एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक। ये 2 चीजें हमें बताई थी, मैंने बताई थी कल, कि एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? ये इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। 2 जनक की आवश्यकता है, मतलब इसमें माता पिता की आवश्यकता नहीं है, मम्मी पापा की आवश्यकता नहीं है, इसमें मम्मी पापा की आवश्यकता है जनन के लिए। ठीक है, तो इसके आगे हम चलिए देखते हैं जनन, अलैंगिक जनन जो है उसके बारे में हम पूरा देखेंगे। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन हम कल देखेंगे, ठीक है। अलैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में आज हम देखेंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन के जानने से पहले हम देख लेते हैं निषेचन क्या होता है। निषेचन क्या होता है? कि जब 2 युग्मक आपस में संलयित होते हैं या मिलते हैं या मिक्स होते हैं, तो वही क्रिया क्या होती है? हमारी निषेचन होती है। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया जिसमें नहीं होती है, मतलब सदैव अनुपस्थित होगा, वही क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। जिसमें एक ही पेरेंट होता है, एक ही होते हैं, मतलब 2 जनक की आवश्यकता नहीं, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, जैसे पूरे के पूरे जितने पॉइंट्स होते हैं बनते हैं इसमें, हम वो पूरे के पूरे नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पॉइंट्स हमारे अलैंगिक जनन में। एक जनक की आवश्यकता होती है, जनक इन्वॉल्व, एक जनक इन्वॉल्व होता है, इसमें जो होता है एक ही जनक इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और इसके आगे हम क्या देखते हैं, इसमें हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा? युग्मक का निर्माण अनुपस्थित भी होता है या उपस्थित भी हो सकता है। युग्मक बन भी सकते हैं या नहीं भी बन सकते हैं। युग्मक उपस्थित, युग्मक का निर्माण उपस्थित भी हो सकता है तथा अनुपस्थित भी। ये आप लोग साथ में नोट करते चलिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप सिर्फ सुनेंगे कहानी के जैसे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये मान के चलिए, मैं ये नहीं कि 12th बेस पर पढ़ा रहा हूँ, मैं मान के चलिए नीट के बेस पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं भी नीट की तैयारी करता हूँ। तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा कि हाँ आपको भी कुछ, फुल तो मैं नीट के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ कि कुछ तो मैं पहुंचा रहा हूँ, कुछ आपको बेटर टीचर्स, क्या पता मैं ही कुछ दिनों बाद आप लोगों को फुल सिलेबस के साथ नीट के बेटर एकदम अच्छे से खुद भी प्रिपरेशन करके और खुद सिलेक्टेड होकर आपको भी इन चीज़ों के बारे में बताता हुआ यहाँ पर उपस्थित रहूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। निषेचन सदैव, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? निषेचन सदैव अनुपस्थित रहेगा। निषेचन सदैव अनुपस्थित। अब देखिए इसमें क्या देखिए, युग्मक बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, और जो निषेचन होता है वो कभी होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि एक ही जनक है। तो निषेचन कहाँ से होगा? जब 2 युग्मक मिलेंगे, तो ये 2 युग्मक का संलयन हो ही नहीं रहा है, एक ही जनक है तो 2 युग्मक मिल ही नहीं पा रहा है। अब चलिए आगे हम देखते हैं, युग्मक का संलयन नहीं होता है। चौथा क्या हो जाएगा?
युग्मक युग्मक का संलयन नहीं होता है। जो युग्मक का संलयन है वह नहीं होता है, ठीक है। और संतति आकारकी तथा आनुवंशिकी रूप से क्लोन होते हैं। इसमें पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, संतति जो हमारी है, जो इनसे जो संतति जो अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न जीव होंगे, जितने भी जीव होंगे, जैसे अमीबा से जो उसकी संतति वो हूबहू आनुवंशिकी मतलब कि जो उनका डीएनए वगैरह वो सब कुछ तो मैच ही करेगा, और आकार की मतलब शरीर मतलब संरचनात्मक रूप से भी वो वैसा का वैसा ही दिखेगा जैसे उसके पेरेंट्स रहे होंगे, ठीक है। संतति आकार की तथा आनुवंशिकी रूप से एक दूसरे के समान होंगे, ठीक है। संतति क्लोन कहलाती है। इसमें छठवां पॉइंट क्या लिख लेंगे हम, जो हमारी संतति होगी वो क्लोन कहलाती है। अब बोर्ड के हिसाब से पूछ सकता है संतति जो क्लोन है वो क्या होता है, बोर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये पूछ सकता है क्लोन क्या होता है। तो जो आकारकी तथा आनुवंशिकी रूप से हूबहू अपने पेरेंट के समान हो वही क्लोन कहलाता है, ठीक है। क्लोन की यही डिफिनेशन हो जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए इसमें हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अमीबा को हमने ले लिया, अमीबा को चाहे जिस रूप से बना दो, ठीक। अमीबा को हमने ले लिया, ठीक। और अमीबा का बाइनरी फ्यूजन मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बाइनरी फ्यूजन हुआ तो जो दो संतति कोशिकाएं बनी, जो संतति अमीबा बना, जो दो संतति अमीबा बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, क्लोन कहलाएंगे। उदाहरण में ये हम देख लेंगे, ये क्या कहलाएंगे, क्लोन कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और साथ में नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तब तक, ठीक है। मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसमें अब एक कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब इतने पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया, अब मैं आगे बताता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे के 6 पॉइंट्स हमारे हुए हैं ना, इसमें आप लोग याद करिए कि 6 पॉइंट्स हुए हैं। अभी मान के चलिए 2-3 पॉइंट्स और अलैंगिक जनन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अलैंगिक जनन के बारे में और 2-3 पॉइंट्स इसमें देखेंगे। हमारा 7वां पॉइंट क्या हो जाएगा अलैंगिक जनन के बारे में। ये किसमें पाया जाता है, मोनेरा किस जगत में पाया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। मोनेरा तथा प्रोटिस्टा एक कोश की जीवों में। तो मोनेरा में तो सभी एक कोश की पाए जाते हैं और प्रोटिस्टा में भी पाए जाते हैं एक कोश की जीव। तो इनमें ही पाया जाता है हमारा अलैंगिक जनन। और किसमें पाया जाता है, 8वां पॉइंट क्या हो जाएगा, सरल संगठन वाले पादप व जंतुओं में। सरल संगठन वाले पादप व जंतुओं में जो जिनका संगठन सरल होगा उनमें ये चीज अलैंगिक जनन पाया जाएगा, ठीक है। और एक चीज हम जैसे ये पादप जो है वो हमारा सरल क्या हो जाएगा, एल्गी जो हमारा है वो इसमें पाया जाएगा अलैंगिक जनन, ठीक है। और जो जंतु है वो पोरीफेरा समूह के जो होते हैं उनमें पाया जाता है।
पोरिफेरा वाले जंतुओं में। अब इसमें हम एक पॉइंट नोट करके लिख लेंगे। नोट में क्या लिख लेंगे? उच्च पादपों में यह जनन कायिक जनन कहलाता है। उच्च पादपों में यह जनन कायिक जनन कहलाता है। कई लोग आप लोगों को यही बताएंगे कि जनन 3 प्रकार के होते हैं, बट नहीं, यही जो अलैंगिक जनन है ये उच्च पादपों में जब होता है तो उसी को ही क्या कहा जाता है? कायिक जनन कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चलिए हम देखते हैं। ये जो 9वां जो है ये हमारा है, इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं। सरल व तीव्र विधि है। ये क्या है? सरल व तीव्र विधि है। ठीक है, जो ये जैसे देखिए हमने अभी देखा था अमीबा के बारे में, ठीक ना? इसमें बहुत तेजी के साथ देखिए हो जाता है विभाजन। ठीक, ये सरल और बहुत ही तीव्र विधि है। इसमें देखिए अगर जब होता है ये बहुत ही सरल है, आसान है, आसानी से हो जा रहा है, इसीलिए इसको सरल और तीव्र विधि कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे अलैंगिक जो जनन है उसके प्रकार के बारे में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये चीज़ हम देख लेते हैं। और अलैंगिक जनन के बारे में मैं आप लोगों को मतलब लैंगिक और अलैंगिक जनन जो क्लास 12 में एक प्रश्न उठता है, ये मान कर चलिए बोर्ड के हिसाब से नहीं पूछेगा, बट जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसमें पूछ लेते हैं विद्यालय वाले, क्योंकि वो विद्यालय वाले ही अधिकतर बनाते हैं एग्ज़ाम, और कुछ जगह खरीद कर बाहर से भी पेपर आते हैं। तो वहाँ पर पूछ लेते हैं कि जैसे अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, बट ये सब उतना पूछा नहीं जाता बोर्ड में बस कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, हाँ नहीं या फिर ऐसे करके बहुविकल्पी प्रश्न में। तो आप अगर यदि इनको सुने रहेंगे अच्छे से तो आप लोग को याद आ जाएगा। अलैंगिक जनन के प्रकार, इसको लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर हम कल देखेंगे, और प्रकार हम आज देख लेते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? द्विविभाजन या द्विविभाजन नहीं, हम इसको विखंडन सीधा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विखंडन लिखते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, इसको हम क्या लिखते हैं? विखंडन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? इसको हम पहले लिख देते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा मुकुलन। और तीसरा हो जाएगा बीजाणु का निर्माण या बीजाणु जनन। बीजाणु का निर्माण या बीजाणु जनन। राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं बोलते हुए जा रहा हूँ, तो आप लोग साथ में नोट करते हुए चलिए या सुनते हुए रहिए अच्छे से। उसको आप लोग बाद में नोट्स बना लीजिएगा। इन नोट्स बनाइएगा ज़रूर। नोट्स बनाएंगे जिससे आपको ये आसानी रहेगी, आपको बाद में रिवीजन जब करना होगा तो आप वीडियो देखने के लिए आओगे 1 घंटे, या जो भी 1 शॉट वीडियोस आएंगे एक बार रिवीजन के लिए। बट जब बोर्ड के समय मेन एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करना रहे तो क्या आप देखने आओगे कि चले हम 1 शॉट वीडियोस देखें? 1 शॉट वीडियोस अगर मान लो बनाई ही जाती हैं तो 3 घंटे 2 घंटे की वीडियो, तो 2 घंटे के हिसाब से 15 दिन 30 घंटे। आपको बोर्ड के 1 दिन पहले देखना है तो 30 घंटे तो इसे ही हो गए। 24 घंटे पहले से आप कॉपी लेकर, डाटा भी उसके लिए स्पेशल चाहिए, तो इसीलिए आप लोग नोट्स बनाए रहेंगे तो आप लोगों के लिए ही सुविधा रहेगी। आप लोग तेजी के साथ उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या हो गया? मुकुलन हो गया, बीजाणु का निर्माण, बीजाणु जनन हो गया, और चौथा हो गया खंडन हो गया। 5वां हो गया पुनरुद्भवन। और 6वां हो गया वर्धी या कायिक जनन। वर्धी या कायिक या प्रवर्धन। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम देखेंगे किसके बारे में? खंडन। जो खंडन है इसके बारे में हम देखेंगे। खंडन
ठीक है, विखंडन जो है, फ्यूजन, इसके बारे में हम, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। आप लोग विखंडन के बारे में जो हमारा है फ्यूजन, इसके बारे में हम देखेंगे। विखंडन, इसमें क्या होता है, दो जीव हैं, उनका विखंडन हो जाता है, मतलब एक ही जीव है, सॉरी गाइस, एक ही जीव है, उसका शरीर से विखंडन हो जाता है, विभाजित होकर पहले केंद्रक विभाजन इसमें होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य का विभाजन होगा। ठीक है, इसमें हम कैसे लिखेंगे इसको कि यदि जीव शरीर, यदि जीव का शरीर, यदि जीव का शरीर, जीवों का शरीर, जीवों का शरीर विभाजित होकर, विभाजित होकर होकर पहले क्या हो जाएगा, पहले इसमें केंद्रक विभाजन होगा, फिर क्या होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक, ये चीज, इनका विभाजन होगा। विभाजन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संतति या संततियों का निर्माण करता है, निर्माण करता है तो इसे विखंडन कहते हैं। तो जो ये, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, अच्छे से इसको देखते हैं। यदि जीवों का शरीर विभाजित होकर, जीव का शरीर विभाजित तो हो रहा है, बट पहले क्या होगा, कोशिका केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका जो भी रहेगी उसके केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और इन दोनों का विभाजन होकर दो या दो से अधिक संततियों का निर्माण हो, तो इसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, विखंडन जो है ये दो प्रकार का होता है। विखंडन जो है ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो इसमें हम चलिए देखते हैं कि वो दोनों प्रकार कौन कौन से हैं। मैं रफ करता हूँ, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में नोट्स बनाते रहना तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना बाद में भी बना सकते हैं आप लोग, बट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। चलिए, ये दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, पहला इसमें क्या हो जाएगा, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। ठीक है, ये चीज हमें शब्द से ही पता चल रहा है, द्विखंडन जिसमें दो ही जीव बने, दो ही संततियां बने, उसे क्या कहते हैं, शरीर। यदि जीवों का जो शरीर है वो विभाजित हो जाता है और दो ही संततियां बनती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। दो संततियां बनती हैं जिसमें, इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम, उदाहरण के लिए अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा आदि।
इसका अगर आप लोग कहिए तो मैं चित्र भी बना देता हूँ, वैसे मैं बना देता हूँ इसका चित्र भी पहले। ये मान लो हमारा अमीबा हो गया, ये अमीबा हो गया। ये जो है ये कोशिका द्रव्य है, ये जो हमारा है वो केंद्रक है, केंद्रक। और इसको पूरे को हम क्या कहते हैं, जनक। अब इसमें क्या होगा, पहले धीरे धीरे विभाजन चालू होगा, ठीक। तो इसमें जो हमारी कोशिका है वो लंबी होती चली जाएगी, ठीक। ये चीज, ये जो हमारा केंद्रक है वो लंबा होता चला जाएगा। फिर इसमें केंद्रक का विभाजन हमारा होता चला जाएगा। केंद्रक का हमारा इसमें विभाजन हो गया, ठीक। केंद्रक का विभाजन होने के बाद क्या होगा, दो नई संतति कोशिकाएं बन जाएंगी हमारी। क्या हो जाएगा, दो नई संतति। एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा ये बोर्ड में मुझे जहाँ तक लगता है। दोनों साइज की सेम में ही रहेंगे, बस थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया है, ठीक। दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। द्विविखंडन, अब ये द्विविखंडन हो गया। अब इसके बाद अब क्या आ जाएगा, बहुविखंडन। ये चीज़ हमारा द्विविखंडन हो गया। अब इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे इसके बताता हूँ बहुविखंडन, ठीक है। ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम क्या देखेंगे, बहुविखंडन। दूसरा हमारा आ जाएगा बहुविखंडन। मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, ठीक है। यदि जनक का शरीर विभाजित होकर दो से अधिक संततियों में, जो जनक का शरीर वो विभाजित हो जाए और दो से अधिक संततियों में ये बदल जाए, मतलब दो से अधिक संततियों का निर्माण करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, दो से अधिक संततियों का निर्माण। तो उसे क्या कहते हैं हम, बहुविखंडन। बहुविखंडन कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये आप लोगों की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आप लोगों का पूरा जो चित्र है वो बना हुआ है, ठीक है। और अगर पूछ लेता है विखंडन जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है, जीवाणुओं में होता है। किस में होता है, जीवाणुओं में। जीवाणुओं में जो है वो विखंडन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आगे जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा मुकुलन। मुकुलन के बारे में हम कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और जल्दी मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग तैयारी रिवीजन करते रहिएगा, अभी से ही जुट जाइए। अगर अभी से नहीं जुटेंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में कि मुझे ये नहीं समझ में आया। और आप लोग पहले की वीडियोस जरूर देख लें, जिससे आप लोगों की बाद की वीडियोस जो आती रहेंगी वो समझ में आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस ज्ञान से बच ना सकें।